गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या लिखा गया है। ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। आयत की आपको कंडीशन पता है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। और उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। कौन? पी क्यू आर एस, ठीक है। और कहा गया है दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज दर्शाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। एक आयत है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया, बहुत है, काफ़ी है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब लिखना चाहें जो बी डी है वो AC के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम बाद की बात है, बाद में लिख लेंगे। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। कहने का मतलब है समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब है कि हम सिद्ध करेंगे कि P Q और Q R बराबर R S बराबर S P, हमें ये क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम रचना लिखेंगे, क्योंकि हमने रचना की है। रचना क्या की है कि हमने A को C से और B को D से मिलाया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, विकर्ण है। तो लिखेंगे, रचना में लिखेंगे A को C से व B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, ठीक है। B को D से मिलाया, ठीक है, जो कि विकर्ण है, जो कि विकर्ण है, ठीक है। अब आगे हम इसको सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे सिद्ध लिखेंगे, हल लिख सकते हैं, उत्पत्ति लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे, ठीक है। तो हम पहले ए बी डी और उसके बाद बी डी सी, ये दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी मध्य बिंदु प्रमेय लग रही है। देखिए ए बी डी में P और S दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और मध्य बिंदु से खींचा गया जो रेखाखंड है वो BD के समांतर होगा और BD से आधा भी होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे SP समांतर BD
बी डी तथा लिखेंगे एस पी किसके बराबर होगा, बी डी के आधे भाग के। ठीक, किसके, बी डी के आधे भाग के। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। अच्छा, ये हुआ कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से। अब देखिए अगले त्रिभुज की बारी। अगला त्रिभुज हमें क्या लेना है, बी डी सी या बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में यहां पर भी देखिए यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और सी डी का मध्य बिंदु आर है, और क्यू आर से खींचा गया रेखाखंड बी डी के समांतर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्यू आर समांतर होगा बी डी के, और तथा क्यू आर जो है किसके बराबर होगा, बी डी के आधे भाग के। ठीक है, और इसे हम बना देंगे समीकरण 2। इसमें भी क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, जो एस पी है बी डी के समांतर है, जो आर क्यू है वो भी बी डी के समांतर है। तो कहने का मतलब ये है कि एस पी जो है किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। ठीक है, तथा यहाँ पर देखिए 1/2 बी डी, 1/2 बी डी किसके बराबर, एस पी और क्यू आर के। तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी एस पी बराबर क्यू आर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें एक चीज मिला कि एस पी समांतर क्यू आर कहां पर है, एस पी जो है क्यू आर के क्या हो गया, समांतर हो गया और बराबर भी हो गया। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब यहां पर देखिए जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के बराबर और समांतर हुए, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की डिफिनेशन क्या है कि उसके एक युग्म, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। इसी को लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए देखिए ए सी जो है बी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 4। अच्छा, ये बराबर क्यों होंगे, ये आयत के क्या है, विकर्ण हैं। लिखेंगे आयत के विकर्ण, और आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो लिखेंगे आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर हमने कर दिया। ठीक है, अब इधर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, शायद आपको नीचे ना दिखाई दे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज को लेंगे ए बी सी, क्योंकि अब हमें इसकी चारों भुजाएं क्या करनी है, बराबर दिखानी है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहां पर भी देखिए मध्यमान प्रमेय लग रही है। देखिए ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है, और P और Q से खींचा गया रेखाखंड AC के समांतर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे
पी क्यू समांतर ए सी तथा जो पी क्यू है वो बराबर होगा 1/2 ए सी के। ठीक है, अब इसका नाम हम दे देंगे, क्या नाम देंगे, समीकरण 4 तक हो चुका है तो इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 5। ठीक है, क्या नाम देंगे, समीकरण 5। और यहाँ पर देखिए AC का जो मान है वो AC का जो मान है वो BD के बराबर। ठीक है, यहाँ पर BD लिख लेना, AC का जो मान है वो BD के बराबर है। तो क्या AC की जगह पर BD नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं समीकरण 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिख देंगे P क्यू समांतर AC की जगह हम क्या लिखेंगे, BD लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा BD तथा P क्यू बराबर 1/2 AC की जगह पर हम लिखेंगे BD। ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे समीकरण 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये BC कैसे हो गया, तो लिख देंगे क्योंकि AC बराबर BD। ठीक है, क्या है, AC बराबर BD, इसलिए हमने लिखा है। अब समीकरण 6 देखिए और समीकरण 2 देखिए, यहाँ पर समीकरण 6 और समीकरण 2 देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अब इन भुजाओं को क्या करना है, इन भुजाओं को बराबर करना है। ठीक है, इन सभी भुजाओं को बराबर करना है तो लिखेंगे समीकरण 6, समीकरण 2 व समीकरण 6 से। ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 6 से। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 BD, यहाँ पर भी 1/2 BD, यानी दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 व 4 से हम क्या करेंगे, QR बराबर कर देंगे P क्यू, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 व समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। अब यहाँ पर देखिए जो SP है वो QR के बराबर है, जो SP है वो QR के बराबर है। ठीक है, और जो QR है वो PQ के बराबर है। कौन सा, जो QR है वो PQ के बराबर है। ठीक है, और जब PQ है वो किसके बराबर होगा, SP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कहने का मतलब ये निकला कि चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP। SP चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं अतः PQRS एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABCD क्या है, एक समलंब है। और समलंब की आपको प्रॉपर्टीज पता है कि समलंब में एक भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, आगे दिया गया है जिसमें AB समांतर है CD, देखिए दे दिए ना। साथ ही BD एक विकर्ण है, जो BD है वो क्या है, एक विकर्ण है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। इसका AD का मध्य बिंदु कौन है, E है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। AB के समांतर ही क्या खींची गई, एक रेखा खींची गई है जो BC को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, BC को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है,
दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो एफ है ना वो बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, समलंब है और समलंब होने की वजह से क्या है, इसमें दिया गया है कि ए बी समांतर है किसके, ए बी जो है समांतर है सी डी के। इसको हम समीकरण एक दे देंगे। ठीक है, और ए बी जो है, जो ए बी है वो किसके समांतर है, एम के भी समांतर है। एम क्या है, हमने इस वाली रेखा को क्या मान लिया है, एम मान लिया है। ठीक है, एम के भी समांतर है और जब एम के समांतर हो जाएगी तो देखिए जो एम है या सी डी है वो एम के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सी डी, क्या लिख देंगे, सी डी समांतर एम। ठीक है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो एफ है, एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे हल या लिख दें या सिद्ध लिख दें। ठीक है, देखिए यहां पर अभी इस त्रिभुज की बात करेंगे ए बी डी, क्योंकि हमें इस जी को मध्य बिंदु सिद्ध करना। अगर जी को मध्य बिंदु सिद्ध कर देंगे तो एफ का भी मध्य बिंदु सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में क्या है, जो ए डी है, जो ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यहां पर लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, और जब ए डी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा तो ए बी जो है ई जी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी समांतर ई जी। क्यों समांतर है, क्योंकि जो टोटल एम रेखा है वो टोटल एम रेखा ए बी के समांतर है, तो एम का कोई भी टुकड़ा होगा वो ए बी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम कारण दे देंगे चूंकि एम या ए बी समांतर है एम के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब ये समांतर हो गया तो जी जो है वो बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः जी बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का जो है विलोम लग रहा है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी कि अगर एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए और वो दोनों बिंदु जो हो मध्य बिंदु हो तो दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई, इसका मतलब ई तो मध्य बिंदु पहले से दिया था, जी भी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी में देखिए क्या है, जो जी है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, लिखेंगे बी सी डी में बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु जी है। ठीक है, मध्य बिंदु जी है। अभी मध्य बिंदु जी कैसे हो गया है, हमने सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध
किया, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये जो जी है BD का मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहाँ पर जो CD है ना वो इसके क्या है, इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे CD समांतर, CD समांतर GF, GF। ठीक है, अब ये क्यों समांतर हो गया, क्योंकि CD भी क्या है, CD जो CD है वो भी M के समांतर है, CD समांतर M। ठीक है, क्योंकि CD जो क्या है M के समांतर, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है CD समांतर M है। ठीक है, जो समांतर हो गया क्योंकि M टोटल M जो है AB और CD के समांतर है, तो M का कोई भी हम टुकड़ा उठा लें वो इन दोनों भुजाओं के समांतर होगा। ठीक है, तो जो GF है या FG है वो क्या हो जाएगा, CD के समांतर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, GF। तो अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि अतः कौन, F जो है BC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः F BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये मध्य बिंदु क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि मध्य बिंदु प्रमेय, अगर हम इन दोनों के मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वह दूसरी भुजा के समांतर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यही कहा गया है CD जो है GF के क्या है, समांतर। अब ये तभी समांतर हुआ होगा जब G और F क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे, और G हमने पहले सिद्ध कर दिया है कि BD का मध्य बिंदु है। इस तरह से F भी सिद्ध हो गया कि B जो F है वो CB का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और हमने बिल्कुल इसे आसानी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 5वां क्वेश्चन, संलग्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, देखिए समांतर चतुर्भुज है ABCD में जो E और F है, EF क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, और कहा गया दर्शाइए कि रेखाखंड AF कहाँ पर है, रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब है कि ये वाली भुजा, मतलब कि इतना टुकड़ा BQ और QP और PD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। अब देखिए क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। और उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखा है, E और F जो हैं यहाँ पर लिख देंगे, तथा E व F भुजा E किसका है, AB का, भुजा AB तथा CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं, ये हमने लिख दिया है हमें। ठीक है, अब उसके बाद आपको समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पता है कि, ठीक है, कि AB जो है CD के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BQ बराबर PQ बराबर PD, मतलब कि BD विकर्ण समत्रिभाजित है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विकर्ण BD क्या है, BD
सम त्रिभाजित है, ठीक है। BD सम त्रिभाजित है। कहने का मतलब है जो BD है वो 3 बराबर भागों में बटी है, ठीक है। लिखेंगे अर्थात हमें सिद्ध करना है कि BQ बराबर PQ बराबर PD, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे हल या उत्पत्ति लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहेंगे कि ए बी पी में जो ई है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अच्छा यहाँ पर एक बात और है, AB जो है वो समांतर है CD के और बराबर भी है, ठीक। इस बात को हम लिख देंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB समांतर है CD के, ठीक है, तथा जो AB है वो बराबर भी है CD के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कहेंगे देखिए जो AB है CD के समांतर तो है और AB जो है वो CD के बराबर भी है। अगर हम ये कहना चाहें कि AB का आधा भाग समांतर है CD के आधे भाग के, क्या समांतर नहीं होगा, बिल्कुल समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि तथा AB का जो आधा भाग होगा वो CD के आधे भाग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए AB का आधा भाग कौन होगा, AB का आधा भाग EB भी होगा और AB का आधा भाग AE भी होगा, ठीक है। तो हम AE को बराबर करेंगे, ठीक है, इसको लेंगे AE यानी कि AB का आधा भाग क्या हो जाएगा, AE समांतर CD का आधा भाग। देखिए क्योंकि FE और F इसके क्या है, मध्य बिंदु है, तो CD का आधा भाग क्या लिख देंगे, CF, लिखेंगे CF। तथा इसी तरह इधर भी AB का जो आधा भाग होगा वो AE हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा CF के, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्या निकल गए, देखिए समांतर और बराबर निकल गए, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AE यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर चाहें तो स्पष्टीकरण दे दे, क्योंकि AE समांतर है CF के, ठीक है, और क्या है, और AE जो है बराबर है CF के, ठीक है। ये स्पष्टीकरण दे दिया, तभी AE और CF क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। इस तरह से AE भी EC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे AE समांतर हो जाएगा किसके, CF के, और क्या हो जाएगा, तथा AE बराबर भी होगा किसके, CF के, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे। स्पष्टीकरण क्या देंगे, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने क्या है, सिद्ध किया है कि चतुर्भुज ABC के AECF क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिखेंगे चतुर्भुज AECF समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन आपको पता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं,
ठीक है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। क्या है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, ठीक है। लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ई है। जैसे ही ए बी का मध्य बिंदु ई हो गया तो ई क्यों ए पी के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई क्यों समांतर हो जाएंगे ए पी के, ठीक है। क्यों समांतर हो गए, इसे हम क्या नाम दे देंगे, कहाँ पर, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। तो देखिए ए ई और सी एफ, कौन सा, ए ई सी एफ आपस में ये क्या है, समांतर। तो जो समांतर भुजाओं के जो अन्य छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी आपस में समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से जैसे ये दोनों आपस में समांतर हो गए तो हम कह सकते हैं क्यों जो है बी पी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। लिखेंगे अतः क्यों बी पी का मध्य बिंदु है, इसलिए जब बी पी का मध्य बिंदु क्यों हो गया तो बी क्यों और पी क्यों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बी क्यों बराबर पी क्यों, तो लिखेंगे इसलिए बी क्यों बराबर पी क्यों, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सा, सी डी क्यू में, ठीक है। त्रिभुज सी डी क्यू में क्या है, सी डी का मध्य बिंदु एफ है। लिखेंगे सी डी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। और जैसे ही मध्य बिंदु एफ हो गया तो पी एफ और क्यू सी आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पी एफ समांतर सी क्यू, ठीक है। और ये क्यों समांतर हुए, तो देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, इसलिए इसका टुकड़ा क्या हो जाएंगे, इसके जो टुकड़े होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम लिखेंगे समीकरण 1 से ही, ठीक है। समीकरण 1 से अब आगे देखिए, जैसे ही समांतर हो गए इसका मतलब जो P है वो पी क्यू, वो क्या है, डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। लिखेंगे अतः P डी क्यू का मध्य बिंदु है, डी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डी पी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए बी क्यू जो है पी क्यू के बराबर है, अब पी क्यू ही डी पी के बराबर है। कहने का मतलब है कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से हम ये कह सकते हैं कि बी क्यू बराबर क्यू पी या पी क्यू कह सकते हैं, ठीक है। पी क्यू बराबर होगा किसके, डी पी के, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, डी पी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, देखिए, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हमें जो सिद्ध करना था विकर्ण डी बी डी क्या है, विकर्ण, लिखेंगे विकर्ण बी डी समत्रिभाजित है, ठीक है। समत्रिभाजित है, ठीक है बच्चों।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप लोग हमारे साथ लगाइए, और उसके बाद आप जब कभी भी आपको लगाना हो तो आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप एक तरफ से दोबारा फिर लगाने की कोशिश कीजिए, आपको एक बार बस नहीं समझ में आएगा, दोबारा जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपके बचते हैं 2 क्वेश्चन, वो आने वाली कल की क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।